नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसटीडी खिले में। तो जैसा कि आप लोगों का होने वाला है एसए1 का एग्जाम सितंबर में, तो आज की इस वीडियो में अकाउंटेंसी का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा उसको आज की इस वीडियो में करेंगे। ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग झारखंड बोर्ड के अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हो 2025-26 में, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कक्षा 12वीं का विषय लेखाशास्त्र यानी कि अकाउंटेंसी का अकाउंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जिसमें कुल 30 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का बंटवारा किस अनुपात में किया जाता है। यानी कि इसमें बोल रहा है दोस्तों, जो साझेदार हैं वो साझेदारी समझौते नहीं बनाए हैं, तो इसमें कौन सा लागू होता है। अगर वो लोग साझेदारी समझौते नहीं बनाए हैं तो भारतीय अधिनियम 1932 के तहत साझेदारों को लाभों का बंटवारा बराबर बराबर करना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बराबर बराबर। ठीक है, समान रूप से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों के ऋण पर ब्याज की दर कितनी होती है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है उसी टाइप का, साझेदार लोग साझेदारी समझौते नहीं बनाए हैं, अभाव है, तो साझेदारों के ऋण पर ब्याज की दर कितनी होती है। तो हम लोग का किताब में दिया गया है दोस्तों, साझेदारी समझौते अगर नहीं बनाया गया है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत साझेदारों के उनके ऋणों पर ब्याज की दर 6% वार्षिक यानी कि पर एनम दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, साझेदारों की पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लाभ हानि खाता में, ऑप्शन नंबर बी है ब्याज खाता में, ऑप्शन नंबर सी है साझेदारों के पूंजी खाता में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साझेदारों की पूंजी खाता में। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वो हाफ ईयरली एग्जाम और जो वार्षिक परीक्षा होगा मेन बोर्ड एग्जाम, उसका लिए भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको याद कर लीजिए। ठीक है, और आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाएगा। सबसे पहले इसमें हम लोग देख सकते हैं कि पूंजी स्थिर है, फिक्स्ड है। तो पूंजी फिक्स्ड होने के चलते पूंजी फिक्स्ड होने के चलते हम लोग को 2 अकाउंट बनाना पड़ता है। आप लोग को क्या पता है वो कौन सा अकाउंट है? पहला तो है दोस्तों कैपिटल अकाउंट और दूसरा है करंट अकाउंट। ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, ये मोस्टली इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब कैपिटल फिक्स होता है, स्थिर होता है, तो 2 अकाउंट बनाना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो इसमें बोल रहा है दोस्तों, स्थिर पद्धति के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को कहाँ लिखेंगे, कहाँ क्रेडिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट में तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि फिक्स्ड होने पर सारा चीज कहाँ आता है, करंट अकाउंट में जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी, साझेदारों के चालू खाते में। चालू मतलब करंट होता है। ठीक है, पूंजी खाता में मत कर देना, क्योंकि इसमें अगर करोगे तो गलती हो जाएगा। साझेदारों के चालू खाता में, क्योंकि इसमें पूंजी स्थिर है, फिक्स्ड है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, एक साधारण साझेदारी में अधिकतम कितने साझेदार हो सकते हैं। एक साझेदारी फर्म में अधिकतम कितने लोग शामिल हो सकते हैं सरल भाषा में। तो ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन नंबर सी है 50, ऑप्शन नंबर डी है 30। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50। और एक चीज बता देता हूँ कि एक फर्म में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और अधिकतम अधिक से अधिक 50। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 6, चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट किस प्रकार का खाता है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाता रियल अकाउंट, नाम मात्र का खाता नॉमिनल अकाउंट, और इनमें से कोई नहीं। तो करंट अकाउंट दोस्तों है नाम मात्र का खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज किस पर गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक पूंजी पर, ऑप्शन नंबर बी अंतिम पूंजी पर, ऑप्शन नंबर सी औसत पूंजी पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो
साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना हम लोग करते हैं ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक पूंजी पर। क्योंकि जब साझेदारी में जो फर्म व्यवसाय चालू करते हैं साझेदार लोग, तो वो साल के शुरुआत में ही पूंजी लगाते हैं, तो उसी से ब्याज की गणना की जाती है, जिससे आसानी होती है, ठीक है, सरल होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक पूंजी पर, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, साझेदारी समझौता किस प्रकार का हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है मौखिक, ऑप्शन नंबर बी है लिखित, ऑप्शन नंबर सी है लिखित या मौखिक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साझेदार लोग समझौता दोनों ही तरीका से कर सकते हैं, मौखिक या लिखित। इसमें से सबसे बेस्ट रहेगा लिखित। अगर भविष्य में कुछ अनहोनी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो लिखित रहेगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन है मूर्त संपत्ति, टेंजिबल एसेट्स, बी है अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल एसेट्स, और सी है चालू संपत्ति, अकरेंट एसेट, और डी है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गुडविल हमारा एक प्रकार का अमूर्त संपत्ति है, ठीक है, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली मॉर्निंग असेंबली कंटेंट, मंथली रियल टेस्ट का क्वेश्चंस और बोर्ड एग्जाम का तैयारी कराया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है, जिसका वसूली मूल्य होता है। ऑप्शन नंबर ए है मशीनरी, ऑप्शन नंबर बी है फर्नीचर, ऑप्शन नंबर सी है ख्याति, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, इसको नहीं बनाया गया है खुद इंसानों के द्वारा, ठीक है, और वो प्रकृति रूप से अमूर्त संपत्ति है, जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता, लेकिन महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जिसका वसूली मूल्य भी कर सकते हैं, उसका वसूली भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो कैसे होता है उसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि एप्पल कंपनी का एक फोन होता है आईफोन नाम करके, उसमें आप लोग देख सकते हैं उसका ब्रांड वैल्यू कितना ज्यादा है, उसका नाम कितना है आईफोन कंपनी का, ठीक है। तो उसको जब अगर आईफोन कंपनी, एप्पल कंपनी जब अपना व्यवसाय को किसी और को बेचेगा, तो उसमें ख्याति यानी कि अपना नाम को भी शामिल करेगा। जैसे कि उसको पूरा टोटल मिला के, उसका व्यवसाय का टोटल संपत्ति मिला के हो जा रहा है 10 करोड़ मान के चलिए, ठीक है। अब उसको बेचेगा तो उसमें ख्याति भी शामिल हो जाएगा अपने आप, क्योंकि उसका नाम ही है दोस्तों, उसका नाम बहुत ज्यादा है। उसको अगर खरीदेगा कोई तो बाद में उसको बहुत फायदा होगा, इसलिए वो 10 करोड़ ना देकर बल्कि 22 करोड़ 50 करोड़ देगा, क्योंकि वो नामी है। उसको अगर खरीदेगा, उसमें व्यवसाय चालू करेगा, तो उससे बिक्री बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो जिससे ख्याति पनपती है। हम लोग को ये ख्याति डेबिट बैलेंस का होता है, ठीक है, इसलिए ये बैलेंस शीट के एसेट साइज होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11। यदि पिछले 3 वर्षों के लाभ 6,000, 13,000 तथा 8,000 हैं, तो 2 वर्षों की औसत लाभ विधि के अनुसार ख्याति का मूल्य कितना होगा? वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं इसको आप लोग को जरूर बताऊंगा। इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 18,000, बी है 27,000, सी है 9,000, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया है। पिछले 3 वर्षों का लाभ दिया है 6,000, 13,000, 8,000, और 2 वर्षों की औसत लाभ 2 वर्षों की क्रय है इसमें, ठीक है, परचेज 2 वर्षों के क्रय है। इसमें औसत लाभ विधि से हम लोग को ख्याति निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ख्याति निकालने, औसत लाभ विधि से ख्याति निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले दोस्तों एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है आप लोग को पता है? अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट, मतलब कि जितना प्रॉफिट दिया है उसको जोड़ देंगे, टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट। जैसे कि 3 वर्षों का लाभ है तो उसको 3 से भाग देंगे। तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं 6,000, 13,000 और 8,000 को, तो होता है 27,000। अब जब 27,000 को, तो कितने वर्षों का लाभ है? 3 वर्षों का लाभ है, तो 3 से भाग देंगे तो आ रहा है 9,000। 27,000 को 3 से भाग देंगे तो 3 9 27, तो एवरेज प्रॉफिट बराबर कितना आ रहा है? 9,000। तो
इसका गुडविल निकालने के लिए गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट में, गुडविल इज इक्वल टू होता है दोस्तों एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेज, यानी कि 2 वर्षों का क्रय इसमें दिया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। एवरेज प्रॉफिट कितना निकाले थे? 9000 निकाले थे। उसको 2 से गुना करेंगे तो कितना आ रहा है? 9 गुना 2 18 और 3 को 0, तो 18,000 आ रहा है गुडविल का राशि। तो ये ऑप्शन नंबर कितना में है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर ए में है, 18,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्यों फिर से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं 12 नंबर, अधिलाभ का अर्थ है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कुल लाभ बटा वर्षों की संख्या, बी है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, सी है भारित लाभ बटा भारों की संख्या, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछ रहा है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। ये ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक फर्म का औसत लाभ 60,000 है, एवरेज प्रॉफिट है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 60,000। विनियोजित पूंजी पर आय की दर है 12.5% वार्षिक। फर्म में कुल विनियोजित पूंजी 4 लाख है। तो अधिलाभ के द्वारा सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति निकालने बोल रहा है। तो इस विधि से सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग को ख्याति निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग को ज्ञात किया क्या होना चाहिए? औसत लाभ तो दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकलता है नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल कितना है? कैपिटल कहाँ गया? विनियोजित पूंजी कैपिटल है 4 लाख, उसको जब हम लोग गुना करेंगे आय की दर से, सामान्य लाभ की दर से, तो हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को 4 लाख से हम लोग को गुना करना पड़ेगा 12.5% को। तो इससे 2 जीरो कट जाएगा और इधर बच जाएगा 4,000, 4,000 गुना 12.5। तो इसमें पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये जीरो कट गया, तो 400 गुना 125। तो जब हम लोग गुना करेंगे तो आ रहा है कितना? 4 पच्चे 20, 2 अस्सी, 4 दूनी 8, 9 10, 0 1 80, 5। नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 आ रहा है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को 60,000 माइनस 50,000 करना है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूं कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो में, मतलब इससे पहले वाला 12 नंबर क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट बराबर कितना आ रहा है? सुपर प्रॉफिट बराबर आ रहा है 10,000, ठीक है। इसमें लिखने का दिक्कत है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट गुना करना पड़ेगा जितना क्रय किया है, 2 वर्षों का क्रय किया है, तो 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 10,000 गुना 2 तो आ रहा है 20,000। तो इसका गुडविल की राशि सुपर प्रॉफिट मेथड से आ रहा है 20,000, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20,000, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो दोस्तों आप लोग फिर से मैं बताऊंगा, कमेंट कीजिए जरूर से जरूर। और वीडियो पसंद आ रही है तो इसने वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का भी डेली वीडियो आएगा S7 का, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, सेट 1 सेट 2 इस तरह से, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 1.5 लाख है, लाभ है 50,000 और लाभ की सामान्य दर है 20%। तो पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि निकालना होगा। तो पूंजीकरण विधि से निकालने के लिए 2 फॉर्मूला होता है, एक औसत लाभ से और एक होता है सुपर प्रॉफिट यानी कि अधिलाभ से। तो हम लोग अधिलाभ से निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? इसमें एवरेज प्रॉफिट दिया है 50,000 और हम लोग को निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है मैं फॉर्मूला बता दिया हूँ। इसको जब गुना करेंगे जितना सामान्य दर से तो निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो गुना करते हैं, 1.5 लाख गुना 20%।
परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। तो आ रहा है दोस्तों 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है 30,000। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या बोलते हो, एवरेज प्रॉफिट है 50,000, 50,000 में 30,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20,000। तो सुपर प्रॉफिट बराबर आ रहा है 20,000। तो इसका गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइजेशन विधि से गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू सुपर सुपर यह यू है, ठीक है, यू सुपर प्रॉफिट गुना 100 बटा सामान्य दर 20% है। तो जब इसको हम काटेंगे यहाँ पे 30,000 होगा, ठीक है, सुपर प्रॉफिट में। ये घट गया, 2 का 2, 2 पीछे 10। तो सुपर प्रॉफिट बराबर कितना आया था हम लोग का? हम लोगों का आया था दोस्तों 20,000। गुना करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 4 को 0, 1 2 3 4। तो आ रहा है हम लोग का ख्याति की राशि 1 लाख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी ख्याति के मूल्यांकन की विधि है? ठीक है, पहला है औसत औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ऑप्शन नंबर बी है अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। ऑप्शन नंबर सी है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। साझेदारों का दायित्व क्या होता है? इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है। पहला है सीमित, दूसरा है असीमित, तीसरा है और ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न, एक साझेदारी फर्म के साथ हानि समायोजन खाते में निम्न में से कौन सी मत लिखी जाती है? एक साझेदारी फर्म के साथ हानि, जब हानि होता है, जब किसी व्यवसाय के साथ हानि होता है तो कौन कौन से मत लिखी जाती है? पूंजी पर ब्याज मिलेगा, वेतन मिलेगा साझेदारों को, संचय में हस्तांतरण होगा, या इनमें से कोई नहीं। जब मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब हानि होगा ना ही वेतन मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही संचय में हस्तांतरण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, फर्म के लिए साझेदारों के आहरण पर ब्याज है। फर्म के लिए, ठीक है, फर्म को साझेदार आहरण करता है तो आहरण पर ब्याज देना पड़ता है साझेदार को, फर्म को देना पड़ता है। मतलब कि साझेदार देता है फर्म को आहरण पर ब्याज, तो मिल रहा है फर्म को, तो उसके लिए क्या हो रहा है? उसके लिए व्यय हो रहा है, हानि हो रहा है, आय हो रहा है, प्राप्ति हो रहा है। तो फर्म के लिए हो रहा है आय, उसको प्राप्त हो रहा है पैसा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है साझेदारी का फर्म से संबंध होता है। साझेदारी का फर्म से संबंध होता है स्वामी का, स्वामी एवं एजेंट का, प्रबंधन का। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी एवं एजेंट दोनों का। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आप लोग याद करिएगा। जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए अगला दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होनी चाहिए? मैं आप लोग को बता दिया हूं कि कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी साझेदारी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है असीमित दायित्व। साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, ठीक है। तो ये इसका विशेषता तो है। दूसरा है वैधानिक व्यवसाय, साझेदार लोग वैधानिक व्यवसाय यानी कि कानून के हिसाब से गलत है वैसा व्यवसाय नहीं करते हैं, तो ये भी विशेषता है। और सी है सदस्यों की संख्या अधिकतम 50 होती है, ठीक है, ये भी विशेषता है। लेकिन डी में है सीमित दायित्व, लेकिन साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, सीमित नहीं होता है, तो ये नहीं है विशेषता, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अगला प्रश्न,
पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करता है? पुराने साझेदार, नए साझेदार, सक्रिय साझेदार, ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पुराने साझेदार, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? एक साझेदारी फर्म के 4 साझेदार हैं। एक कंपनी में ऑलरेडी 4 गो साझेदार हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार व्यवसाय में और कितने अतिरिक्त साझेदारों को प्रवेश दिया जा सकता है? सबसे पहले तो 50 में से 4 गो हैं, तो कितने बाकी हैं? 50 माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 46। तो और कितने साझेदार उसमें सम्मिलित हो सकते हैं? 46, ठीक है। साझेदारों को प्रवेश दिया जा सकता है, कितने अतिरिक्त, और कितने साझेदार उसमें शामिल हो सकते हैं, और कितने हो सकते हैं? 46। तो 46 और 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50, ठीक है। अधिक से अधिक कितने होंगे साझेदारी में? 50, और कम से कम 2। अगला प्रश्न, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन अभी तक नहीं किए हैं तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ये इसका लिंक मिलेगा इस चैनल के बायो में, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि उसमें पीडीएफ सब जितना भी लिंक है पीडीएफ सब वहाँ मिलता है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और इसी प्रकार का बीएसटी और इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है बीएमटी, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, सेट 1 सेट 2 करके। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक नए साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य संचय हस्तांतरित किया जाता है। पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, नए साझेदारों के पूंजी खाते में, ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो एडमिशन लेने से पहले जितना भी लाभ हानि है उसको पुराने साझेदार लोग सफा चट कर देते हैं, उसको आपस में बांटकर खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में इसको हस्तांतरित कर देंगे। अगला प्रश्न, साझेदारी समझौता हो सकता है मौखिक, लिखित, लिखित और मौखिक दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिखित और मौखिक दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साझेदारी अनुबंध बनाना है अनिवार्य है, ऐच्छिक है, आवश्यक है, या इनमें से सभी? तो साझेदारी समझौता बनाना ऐच्छिक है, अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर बनाना है तो बनाइए, अगर नहीं बनाना है तो नहीं बनाइए, ठीक है। अगला प्रश्न, साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किसको किया जाता है? साझेदारों के पूंजी खाते को, लाभ हानि खाते को, आहरण खाते को, और इनमें से सभी। तो साझेदार जब आहरण करता है तो उसको आहरण पर ब्याज देना पड़ता है। तो किससे किस खाते को डेबिट किया जाता है? उसके खाते को डेबिट किया जाता है जिसने आहरण आहरण किया है। तो साझेदार के पूंजी खाते से डेबिट किया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 28 नंबर। साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1932, 1947, 1952। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1932 में। अगला प्रश्न, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को वेतन दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, वेतन फर्म में काम करने वाले साझेदार को दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो जब दोस्तों साझेदारी संलेख अभाव होता है, पार्टनरों द्वारा साझेदारी समझौता नहीं बनाया जाता है, तो साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत 2 चीज को छोड़ के सब में नहीं नहीं नहीं, मतलब वेतन भी नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया जाएगा। 2 चीज को छोड़ के लाभों को बराबर बांटेंगे। अगर नहीं लिखा है कितना बांटना है साझेदारी संलेख में, तो बराबर बांटेंगे। और पार्टनर के लोन, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो पार्टनर दिया है फर्म को लोन, उस पर 6% पर एनम दिया जाएगा, दोनों को छोड़ के, ठीक है। और सब में नहीं नहीं नहीं, कमीशन भी नहीं दिया जाएगा, सैलरी भी कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा वेतन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए लाभ का विनियोजन, एक संपत्ति, एक व्यय, या एक दायित्व? तो फर्म साझेदारों को
साझेदारों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, फर्म देता है साझेदारों को। तो फर्म के लिए क्या है वो? संपत्ति है या दायित्व है या लाभ का विनियोजन है, वो है एक व्यय है। फर्म के लिए एक व्यय है, उसे देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उस साझेदारों ने व्यवसाय को चलाने के लिए फर्म को कैपिटल दिया है। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा। जल्दी इसका सेट 2 लाएंगे जिससे आप लोग का SA1 का तैयारी आसानी से हो सकेगा, ठीक है। और वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते हो, जिससे मोटिवेट नहीं होते हैं और वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। और PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में मोस्टली ज्वाइन हो जाइए, काहे कि वहाँ पे PDF मिलता है, ठीक है। और ऑल अपडेट मिलता है जैकबॉट का, तो याद से ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।